हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को हिंदी हब में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम सीबीएसई का 10th बोर्ड का टर्म 1 टर्म 2 का सैम्पल पेपर डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम टर्म 2 का सैम्पल पेपर डिस्कशन करेंगे। तो सभी जानते हैं कि सीबीएसई के टर्म 2 के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें आपको पता चले कि आपको पेपर किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि हमारा हिंदी ए, याद रखना आपका टर्म 2 का हिंदी ए वाला सैम्पल पेपर करवाया जा रहा है। तो याद रखना, जब भी अगर आपको एग्जाम हॉल में जब पेपर मिलता है तो सबसे पहले आपको उस पेपर को, उस प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, हमेशा कोड याद रखना। ठीक है, मान लो अगर आपके साथ कोर्स बी वाले भी बच्चे बैठे हो तो कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा अपने क्वेश्चन पेपर का कोड जरूर पढ़ना। ठीक है, और यहाँ पे आपका निर्धारित समय, मतलब कि आपको पेपर में 2 घंटे मिलेंगे और आपका पेपर 40 नंबर का होगा। ठीक है, याद रखना ये आपका 40 मार्क्स का आएगा पेपर और आपको 2 घंटे दिए रहेंगे। ठीक है, तो अब जब भी जैसे ही पेपर मिले तो सबसे पहले पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई गलती हो रही है तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपने पेपर पढ़ लिया, मतलब कि उसमें इतने क्वेश्चंस आने हैं और इतने आपने हल कर लिए हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में जैसे पेपर मिलता है हम लोग तुरंत उसको सॉल्व करने लगते हैं, लेकिन नहीं, आपको पेपर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखना, अपना कोड पे ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि आपका पेपर का सब्जेक्ट क्या है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। चलो, तो सबसे पहले इसके सामान्य निर्देश पढ़ते हैं। मतलब जब आपको पेपर मिलता है तो उस पर कुछ ना कुछ लिखा ही रहता है कि पेपर में कितने खंड होंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा और उसके लिए आपको वर्ड लिमिट क्या रखनी है। याद रखना, हमेशा पेपर में शब्द सीमा को ध्यान में ही रखना है। मान लो कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसको इतना लिखो कि 3 नंबर मिल जाए, और मान लो कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है तो उसको इतना विस्तार से लिखो कि आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। ठीक है, खंड का और खा, याद रखना 2 खंड दिए होंगे, पहला होगा का, दूसरा खा। अब है सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब कि सभी प्रश्नों को आपको हल करना है और यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार ही लिखें। और बच्चों, कोशिश करना कि जो क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब कि अगर पहला क्वेश्चन है उसके बाद आपको दूसरा लिखना है, फर्स्ट अटेम्प्ट करना है, फिर सेकंड अटेम्प्ट करना है, फिर ही थर्ड अटेम्प्ट करना है। कोशिश करना कि आप उत्तर को क्रमानुसार ही लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना। तो अब आपका ये हिंदी का सब्जेक्टिव टाइप पेपर हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि जो भी आप कॉपी में लिख रहे हो उसको साफ सुथरे शब्दों में लिखें। कहीं भी आप किसी भी शब्द को किसी भी वर्ड में काटे नहीं। याद रखना, आपको स्वच्छता बनाए रखनी है, मतलब कि अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो जो भी उस पेपर को चेक कर रहा होगा उसका उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है खंड का में कुल 3 प्रश्न है और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर लिखिए। याद रखना, पेपर में आपके 2 खंड आ रहे हैं, खंड का और खंड खा। ठीक है, फिर है खंड खा में कुल 3 प्रश्न है। ठीक है, और खा में 4 प्रश्न है। याद रखना, का में 3 आएंगे और खा में 4 प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसका आपको अथवा कहते हैं ना, और भी दिया गया होगा। ठीक है, तो जो भी आपको आसान, पहले तो ध्यान से दोनों क्वेश्चन को पढ़ना, फिर उनको बहुत अच्छे से चुनना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन रहा। तो पेपर को हल करते समय, सॉल्व करते समय एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि आपको जो भी क्वेश्चन आप चूज कर रहे हैं आपको आंसर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि पहले आपने एक क्वेश्चन चूज किया, उसको लिखने लगे, फिर आपको लगा कि नहीं दूसरा वाला मुझसे ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा तो आप उसको काट के दूसरा लिखने लगे। नहीं, टाइम लो बच्चों और क्वेश्चन को अच्छे से चूज करो। ठीक है, फिर है आपका
खंड खा में कुल 4 प्रश्न हैं और उन सबके साथ आपको प्रश्न के विकल्प भी दिए गए हैं, अथवा भी दिए जाएंगे, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, अब याद रखना है आपको, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स का है, मार्क्स को ध्यान में रखना है, उसके ही अनुसार, उसके ही अकॉर्डिंग फिर आपको पेपर में लिखना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखिए। याद रखना आपको वर्ड लिमिट याद रखनी है। ठीक है, अगर आप वर्ड लिमिट याद रखेंगे उतने ही, जितना आपसे पूछा गया है उतना ही आपको लिखना है, स्वच्छ भाषा में लिखना है, कुछ भी अनर्गल नहीं लिखना है, मतलब कि आपको अपने पेपर में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना है। तो ये आपका आएगा 8 नंबर का। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, तो आपको इतना लिखना है कि आपके वो 2 नंबर पक्के हो जाएं। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन है आपका इसके सैंपल पेपर का, फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। ठीक है, याद रखना आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन है, फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। लेखक के इस कथन के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक क्षितिज से लिया गया है। ठीक है, सबको पता है कि अगर कोर्स ए वाले ये देख रहे होंगे वीडियो, तो आप लोग अपनी 10th की क्षितिज बुक को पढ़ते होंगे। ठीक है, तो उसी से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। तो अब आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, 2 नंबर का है, तो उसी के अनुसार आपको लिखना है और कितने शब्दों में, 25 से 30 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन सैंपल पेपर में क्वेश्चंस देख रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आना है। तो अब उसके लिए आपको साथ साथ एक आंसर भी बताते हैं कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। तो अभी हमने क्वेश्चन देखा था का वाला। ठीक है, तो ये उसका आंसर है कि सन्यासी के परंपरागत स्वरूप में मोह त्याग कर सामान्यतः समाज से पलायन कर जाने की प्रवृत्ति। याद रखना है, आपकी बुक क्षितिज से क्वेश्चन लिया गया है और आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, और आंसर को आपको वर्ड लिमिट हमेशा याद रखना है। चलो, तो इसका आंसर ये होगा कि फादर कामिल बुल्के द्वारा परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा की स्थापना। ठीक है, कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन, प्रियजनों के प्रति मोह, प्रेम व अपनत्व, फिर है प्रियजनों के घर समय समय पर आना जाना, संकट के समय सहानुभूति रख उन्हें धैर्य बंधाना आदि। तो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और आपको उनके आंसर कैसे देने हैं। ठीक है, अब चलो, हम अभी कर रहे थे खंड का। ठीक है, खंड का ये पहला क्वेश्चन है और ये आपका 2 नंबर का आना है। तो फिर आपका, अगर आप इतनी लाइन, इतने पॉइंट बना के लिखते हैं तो मान लो, तो समझो आपके 2 नंबर पक्के। ठीक है, तो याद रखना है, हमेशा वर्ड लिमिट आपको याद रखनी है। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे पहले पेपर के जो भी उसमें दिए हैं वो पूरे पॉइंट पढ़ने हैं आपको, और फिर उसी अकॉर्डिंग आपको एक बात याद रखनी है, अगर आपको अथवा में कोई क्वेश्चन आया है तो बहुत ही समझदारी से आपको चूज करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपकी बुक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। याद रखना है, 2 नंबर का है ये आपका क्वेश्चन, तो आपको इतना तो लिखना है कि आपको 2 नंबर पूरे मिल जाए। और हमेशा याद रखना, भाषा कैसी रखनी है, स्वच्छ भाषा रखनी है और बिल्कुल भी काटना नहीं है। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर होगा, फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी। तो इसका आंसर है, मानवीय गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व, बस सबके लिए कल्याण की कामना। तो फादर कैसे थे, इसमें पूछा गया है कि लेखक के आधार की पाठ के आधार पर लेखक ने फादर की क्या भूमिका बताई है। तो इसका आंसर है ये कि परम हितैषी के समान लोगों को
आशीष वचनों से सराबोर कर देते थे। जो फादर थे वो इसमें फादर की विशेषताएं, उनकी क्वालिटीज पूछी गई हैं, तो आपको यही सब बतानी है। भरपूर वात्सल्य से भरी नीली आंखों में तैरता अपनापन, उपर्युक्त कारणों से फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया है, इस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक सनक की जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटीक उदाहरणों द्वारा अपने विचार प्रकट कीजिए। ठीक है, इसमें आपकी ही बुक से एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि क्या जो सनक है वो सकारात्मक हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि सनक होती क्या है। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर में दिख रहा होगा कि सनक अर्थात धुन का पक्का होना, मतलब कि कोई एक बात ठान ली तो उस बात को करके ही दम लेना। फिर है लगन, मेहनत तथा ईमानदारी से काम करने की सनक सकारात्मक सनक कहलाती है। आपको याद रखना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सनक सकारात्मक कैसे हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद आपको बताना है कि सकारात्मक सनक की हमारे जीवन में क्या भूमिका है। तो आंसर ये है, वैज्ञानिकों, महापुरुषों तथा समाज सेवियों के उदाहरण देना है आपको। ठीक है, फिर आजादी के मत वाले क्रांतिकारी, सामाजिक बुराइयों को समूल नष्ट करने की ठानने वाले समाज सुधारकों का उदाहरण देना है इसमें आपको। फिर है पहाड़ काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी जैसे सकारात्मक सनक वाले व्यक्तियों के उदाहरण। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि जो सनक होती है क्या वो सकारात्मक होती है, और फिर आपको उदाहरण में बताना है कि ऐसे कौन कौन से महापुरुष थे, कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिनकी जो सनक थी, जिनका किसी काम को करने की उन्होंने ठान ली, तो वो कैसे हमारे देश के हित के लिए थी। ठीक है, तो याद रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर लिखना है, और आंसर हमेशा पॉइंट में ही लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित सिद्ध कीजिए। याद रखना, आपका ये खंड का चल रहा है और आपका एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। ठीक है, आपके ये जितने भी क्वेश्चन ये 2-2 मार्क्स के हैं, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। चलो, लखनवी अंदाज की सार्थकता को सिद्ध करना है, तो आपको लिखना है, विषय वस्तु से शीर्षक के पूरी तरह मेल खाने में ही शीर्षक की सार्थकता है। आपको बताया जा रहा है वीडियो में कि आपको क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है। ठीक है, लखनवी अंदाज शीर्षक की कथानक से पूर्णतः संबद्धता रखना। आपका जो आंसर हो वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो लखनवी अंदाज जो शीर्षक है उसकी जो कहानी है उससे ही संबंध हो। नेक्स्ट है, झूठी नवाबी शान, दिखावा, सनक, नजाकत आदि का आपको वर्णन करना है। फिर लेखक को दिखाने के लिए खीरे की फांके सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकने वाली घटना का उल्लेख आदि। अगर आपने ये पढ़ा होगा लखनवी अंदाज वाला पार्ट, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपके सिलेबस में, टर्म 2 के सिलेबस में ये पार्ट आपके टर्म 2 में आना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से उसको पढ़ना है, उसके एक एक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको भी समझना है। याद रखना, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ पूरा पाठ पढ़ना है, और जैसे ही आप उस पाठ को पढ़ोगे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आपका पेपर टोटल 40 मार्क्स का होगा, आपको सिर्फ 2 घंटे दिए जाएंगे, उन 2 घंटों में आपको 40 नंबर का पूरा पेपर हल करना है। ठीक है, चलो, तो अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप सेकंड पे आ गए। अभी तक आपका एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का था। ठीक है, अब आपका आ गया दूसरा प्रश्न। ठीक है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, याद रखना, आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं, और वो भी सिर्फ 25 से 30 शब्दों में। ठीक है, और ये आपका 6 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये जो आपने पढ़ा होगा उत्साह कविता और अट नहीं रही है, ये दोनों कविताएं आपकी
पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ही ली गई हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है कि जो उत्साह कविता का जो शीर्षक है उसकी सार्थकता को स्पष्ट करना है। तो आंसर ऐसे लिखना आप लोग, उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो कैसी कविता है, वो एक आह्वान गीत है। कविता समाज में क्रांति और उत्साह की भावना का संचार करने के उद्देश्य परक सृजन से प्रेरित है। ठीक है, फिर आपको इसमें बताना है कि बादल की गर्जना व क्रांति के माध्यम से लोगों के जीवन में उत्साह का संचार करना, प्रकृति में नव जीवन का समावेश और साथ ही साथ क्रांति चेतना का शंखनाद, ये सारी बातें शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध करती हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है और आपको सिर्फ 20 से 30 शब्द ही इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा और इस तरीके से पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। याद रखना, अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और अगर आप उसको पॉइंट बना के लिख रहे हैं तो जो भी आपका टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उस पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि ये बच्चे ने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझाया है। ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, उसे अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब बात यहाँ पे आती है कि अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, तो आपको वहाँ पर आपकी उस पाठ के बारे में क्या राय है आपको वही बताना है। ठीक है, तो आपने एक कविता पढ़ी होगी निराला जी की, अट नहीं रही है। ठीक है, इस कविता में चित्रित फागुन की अप्रीतम सौंदर्य की अपने शब्दों में कलात्मक अभिव्यक्ति करनी है। अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से तो आपको ये आंसर बन जाएगा। आपको बताना है कि किस तरीके से जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो इस कविता के लेखक हैं उन्होंने किस तरीके से इसमें नेचर के बारे में बताया है, उसकी मनोरम दृश्यों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, अब लिखना है आपको, फागुन की सर्वव्यापक आभा एवं उसके अद्भुत सौंदर्य की व्यापकता का उल्लेख भी आपको इसमें करना होगा। फिर प्रकृति में सौंदर्य व उल्लास का समावेश, कण कण का फागुन के रंग में रंग जाना आदि। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे जब ये कविता तो आप देखेंगे कि कवि ने किस प्रकार से इसमें फागुन माह के बारे में उसके बहुत सुंदर अनुपम दृश्यों का वर्णन किया है। तो याद रखना ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ली गई है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपके टर्म 2 के सिलेबस में ये चैप्टर आने हैं और इन चैप्टर को आपको सिर्फ एक टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे इस घंटे में इस टाइम पे ये चैप्टर फिनिश करना है और फिर नेक्स्ट टाइम पे ये चैप्टर फिनिश करना है। याद रखना आपके ये जो एग्जाम हो रहे हैं ये सिर्फ एग्जाम ही नहीं है बल्कि ये आपके अपने प्रति खुद के प्रति ईमानदारी भी बता रहे हैं कि भाई हम अपने एग्जाम्स के लिए कितने तैयार हैं। तो बहुत अच्छे से तैयारी करना, बिल्कुल भी नहीं घबराना, क्योंकि अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है ना तो एग्जाम तो आपका बहुत अच्छा जाने जाना है। और रही बात भाई हिंदी विषय की, तो हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आप आसानी से अपना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना पेपर को करते समय टाइमिंग याद रखनी है, हमेशा पेपर का वर्ड लिमिट याद रखनी है और पेपर का कोड भी आपको ध्यान से देखना है। चलो नेक्स्ट है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता में कोरी भावुकता ना होकर जीवन में संचित किए अनुभवों की अनिवार्य सीख है। ठीक है, तो अगर आपने कविता पढ़ी होगी तो आपको कविता का नाम पता ही होगा। फिर उसको मैं कविता के नाम के साथ कथन की पुष्टि के लिए उपर्युक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, कि आपको इस सत्र में मतलब आपकी ये जो बुक है क्षितिज, उसमें ऐसी कौन सी कविता है जिसमें सिर्फ कोरी कल्पनाएं नहीं बल्कि जीवन की वास्तविकताएं बताई गई हैं। तो आपने अगर आपकी पुस्तक कि एक कविता है कन्यादान, उसको पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि किस तरीके से उसमें कवि ऋतुराज ने जीवन के वास्तविक पहलुओं पर का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऋतुराज कृत मतलब ऋतुराज द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान। ठीक है, कन्यादान कविता विदाई के समय माँ की केवल भावुकता का प्रदर्शन नहीं है बल्कि यह वास्तविकता है। ठीक है, याद रखना है ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का आना है। ठीक
ठीक है। जीवन में संचित अनुभव पर आधारित उपदेश, सौंदर्य व वस्त्राभूषणों पर भी ना रीझना, मानसिक रूप से दृढ़ बनना आदि। तो आपने देखा होगा कि कविता में जो माँ है वो किस तरीके से अपनी बेटी को उसकी शादी के समय, उसकी विदा के समय अच्छी अच्छी सीख देती है, अच्छी अच्छी सलाह देती है। तो वो क्या कहती है कि सौंदर्य और वस्त्र आभूषणों पर कभी मत रीझना, ठीक है, और मानसिक रूप से दृढ़ बनना, मतलब कि मानसिक रूप से मजबूत बनना, स्ट्रांग बनना, ठीक है। फिर आपको स्वयं को किसी के सामने लड़की जैसा ना दिखाने आदि की व्यवहारिक सीख देना। तो बच्चों भाई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है, इसको अच्छे से पढ़ना। अगर जैसे ही आप ये कविता पढ़ोगे तो आपको अपने आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आंसर होंगे आपसे बन जाएंगे। चलो तो ध्यान रखना, आपकी ये कविता है जो कन्यादान, इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन आना है, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आपको पूरी कविता को पढ़ना है। नेक्स्ट है, इस सत्र में पढ़ी गई किस कविता की अंतिम पंक्तियां आपको प्रभावित करती हैं और क्यों? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको आपकी जो बुक है क्षितिज की कोई कविता के बारे में ही पूछा गया है और उसका आपको इस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर को हमेशा मैं एक बात को बार बार बता रही हूँ इस वीडियो में कि वर्ड लिमिट याद रखना, जरूरत से ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, जरूरत से कम कुछ भी नहीं लिखना, और अगर पूरे के पूरे मार्क्स पर चाहिए है तो पॉइंट टू पॉइंट ही चीज़ों को समझाना, ठीक है। चलो, कन्यादान आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ठीक है। अगर आप ये कविता पढ़ोगे तो उसमें उसकी एक पंक्ति, एक लाइन ये भी है, तो आपको बताना है ये सारी बातें। और है उत्साह कविता, पहला आपको कन्यादान कविता के बारे में बताना है, फिर उत्साह के बारे में भी, फिर उसके साथ अट नहीं रही है, ये आपने 3 कविताएं पढ़ी हैं, ठीक है। इनमें से किसी एक कविता की उल्लिखित अंतिम काव्य पंक्तियों के प्रभावित करने व प्रिय होने के कारणों का तर्क सहित उल्लेख करना है, ठीक है। अब आपसे तो पूछ लिया गया कि आपकी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, तो आपकी बुक में तो 3 कविताएं आपके सिलेबस में हैं, वो तीनों ही आपके एग्जाम में आनी है। तो याद रखना कि आपको जो कविता सबसे अच्छी लग रही है ना, आपको इसमें वही आंसर देना है। मान लो आपको कन्यादान कविता अच्छी लगी तो आपको कन्यादान कविता की अंतिम पंक्तियां बतानी है, या मान लो आपको उत्साह अच्छी लगी, या फिर कवि की अट नहीं रहेगी ये कविता अच्छी लगी, ये इसमें आपको अपने शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन हमें आपका 2 नंबर का है और आपको सिर्फ 25 से 30 शब्द ही लिखने हैं। चलो नेक्स्ट है आपका प्रश्न तीसरा, ठीक है, और ये भी आपका 6 नंबर का है। याद रखना शब्द सीमा, और आपको याद रखना है कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए, ठीक है। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कोई भी 2 करने हैं। याद रखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऐसा नहीं करना कि आपके पास 3 क्वेश्चन है और आपने तीनों ही सॉल्व कर दिए और टीचर से कह दिया कोई भी 2 चेक कर लो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत समझदारी से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं और उनमें वही क्वेश्चन आपको चूज करने हैं जो आपसे बहुत अच्छे से बन रहे हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन है, माता का आंचल, आपका जो पुस्तक है उससे ये पाठ लिया गया है, माता का आंचल, ठीक है। पाठ में वर्णित बचपन और आज के बचपन में क्या अंतर है? क्या इस अंतर का प्रभाव दोनों बचपनों के जीवन मूल्यों पर पड़ा है? तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको बताना है कि माता का आंचल जो पाठ आपने पढ़ा होगा तो तब के बचपन में और आज के बचपन में क्या अंतर है। याद रखना कुछ भी आपको अनर्गल नहीं लिखना है, सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट ही लिखनी है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें इस सैम्पल पेपर को हल करके अपने पेपर को हल करना बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो याद रखना, आपको टाइमिंग याद रखनी है कि सिर्फ आपके पास 2 घंटे हैं और इतने इतने क्वेश्चन आपको दिए हैं, इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन है और इतनी इतनी वर्ड लिमिट दी है कि आपको सिर्फ इतने ही शब्दों में एक बहुत ही अच्छा आंसर देना है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपका आंसर पढ़ रहा होगा वो आपके आंसर से प्रभावित हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना बच्चों, ठीक है। चलो तो इसका आंसर बताना है कि खेल खिलौने व खेलने के स्थान में अंतर, ठीक है। पहले खेत खलिहानों व खुले में खेलने की जगह बचपन,
का अब घर या अपने कमरे तक सीमित हो जाना। आपको बताना है कि पहले किस तरीके से पहले के बच्चे खेत खलिहान में खेलते थे, लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, आज के बच्चे घरों में ही सिर्फ इंडोर गेम्स ही खेलते हैं। पहले के बच्चे तो भाई आउटडोर गेम्स भी खेलते थे। तो ये सारी बातें आपको आपके आंसर में देनी है, बतानी है। पहले बचपन को संयुक्त परिवार का प्रेम व समय मिलना। अब एकल परिवार में कामकाजी माँ बाप के जाने के बाद एकाकीपन, ठीक है। तो किस तरीके से जो पहले वाली जो फैमिली होती थी वो कैसी होती थी, ज्वाइंट फैमिली होती थी, उसमें दादा दादी नाना सारे लोग होते, तो बच्चों को सबका प्यार मिलता था। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ एकल परिवार ही होते हैं, उसमें सिर्फ माँ पापा ही होते हैं। और बच्चे कैसे होते हैं, बच्चों के जीवन में अकेलापन आ जाता है, एकाकीपन मतलब कि अकेलापन आ जाता है। ध्यान से आपको इसका आंसर बहुत ही समझदारी से लिखना है, और ये पॉइंट आपको अपने आंसर में बताने हैं कि पहले के बच्चे कैसे खेलते थे और पहले के बच्चों का जीवन कैसा था। फिर है पहले बड़ों के प्रेम के साथ साथ संस्कार मिलना। अब माता पिता की व्यस्तता से संस्कारों में गिरावट आना, ठीक है। आपको तो पता ही होगा कि पहले जो दादा दादी होते थे बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार देते थे, लेकिन अब जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, तो बच्चों को उतने अच्छे संस्कार, उतना ज़्यादा अनुशासन नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। तो आपको अपने आंसर में ये सारी बातें लिखनी है, ठीक है। याद रखना किस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। अब याद रखना है आपको लगभग 60 शब्दों में उत्तर लिखना है। अभी तक आप सिर्फ 25 से 30 शब्दों में ही आंसर लिख रहे थे, लेकिन अब आपको 60 शब्दों में लिखना है। तो उससे आपको याद रखना है कि ये आपको मार्क्स याद रखने हैं, और ऐसा नहीं करना कि जो क्वेश्चन 25 से 30 पूछा गया उसमें आपने 60 लिख दिए, 60 शब्द लिख दिए, और जो उसमें 60 पूछा गया उसमें 25 से 30, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसीलिए आपको वर्ड लिमिट याद रखनी है। और अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके पहले जो भी निर्देश दिए हैं उनको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना ये भी आपका 60 शब्दों में ही लिखना है, आपकी वर्ड लिमिट भी इसमें है। चलो, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताइए कि मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है। ये भी आपकी बुक से लिया गया है, पढ़ाई होगा आपने, ये तो बहुत ही मजेदार पाठ है, जॉर्ज पंचम की नाक। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, उसमें बताना है कि इस पाठ में निहित व्यंग को स्पष्ट करते हुए बताइए कि मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आंसर है, आपको बताना है सत्ता से जुड़े लोगों का मानसिक पराधीनता का शिकार होना, ठीक है। स्वतंत्रता का अपोजिट होगा, स्वतंत्रता का विलोम होगा पराधीनता, ठीक है, दूसरों के अधीन होना। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बना के ही अपना आंसर लिखना है, ठीक है। सरकारी तंत्र में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त होना, याद रखना आपको आंसर ऐसे ही पॉइंट ही बनाने हैं। देश के सच्चे विकास व आम जनता के सच्चे सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए मानसिक पराधीनता से मुक्ति पाना आवश्यक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको उसमें अपना मत मतलब कि अपनी राय रखनी है, और हमेशा याद रखना जो आपको जैसे सैम्पल पेपर में बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे आपको आंसर लिखना है। तो अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो, और जैसे ही आपको क्वेश्चंस दिया है और जो पॉइंट बताए गए हैं यही पॉइंट आपको अपने आंसर में लिखने हैं। नदी, फूलों, वादियों और झरनों के स्वर्गिक सौंदर्य के बीच किन दृश्यों ने लेखिका को हृदय झकझोर दिया। ये याद रखना, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, आपको इन तीन में से कोई दो ही करने हैं, तो बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन को चूज करना, ठीक है। साना साना हाथ जोड़े पाठ के आधार पर आपको ये उत्तर देना है। तो आपको सैम्पल पेपर से इतना तो पता आ गया होगा कि इस पार्ट से, इस लेसन से आपके ये टर्म 2 में ये सिलेबस है आपका, और ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो भाई बहुत अच्छे से जोरों शोरों से तैयारी अब शुरू कर दो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पॉइंट बनाने हैं और आंसर लिखना है। बताना है कि नदी, फूलों, वादी और झरनों के
स्वर्गिक सौंदर्यों के बीच किन दृश्यों ने लेखिका के हृदय को झकझोर दिया। ठीक है, तो वो उसका आंसर क्या होगा, आजीविका के लिए स्थानीय महिलाओं का अपनी पीठ पर बच्चे लादकर मार्ग बनाने के लिए पत्थर तोड़ने की व्यवस्था। तो जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से वहाँ इतनी सुंदर जगह है, लेकिन वहाँ की वास्तविकता क्या है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपनी आजीविका मतलब अपने दिनचर्या के लिए, पैसे कमाने के लिए अपनी पीठ पर बच्चों को टांगती हैं, उसके बाद बहुत दूर तक मार्ग रास्तों पे चलती हैं और पत्थर तोड़ती हैं। तो आपको बताना है, पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर ही आंसर देना है। और याद रखना, जो क्वेश्चन में पूछा गया वही आंसर में आपको लिखना है। ठीक है, फिर लिखना है, उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भूख, दैन्य और जीवित रहने के लिए लड़ी जाने वाली जीवन की जंग, ठीक है, संवेदनाओं को झकझोर देने वाली अनुभूति। तो लेखिका को कौन कौन सी अनुभूति हुई है, जब वहाँ के जो कठिन जीवन को देखकर उनका जो हृदय है वो झकझोर जाता है। ये पॉइंट टू पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। चलो, अब आ गया आपका खंड आ खा। ठीक है, अभी तक आप खंड का कर रहे थे, अब आपका खंड खा आ गया है, जिसमें आपका रचनात्मक लेखक खंड है, जिसमें आपसे लघु कथा पूछा जाएगा, पत्र पूछा जाएगा। तो याद रखना, इनको भी बहुत समझदारी से आपको चुनना है कि आपको कौन सा पत्र आपसे अच्छे से लिख के बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका 20 नंबर का आना। ठीक है, अंक यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको ये 20 नंबर के आने हैं। तो अगर आपने ये अच्छे से लिख दिए ना, पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए ना, तो भाई आपके मान लो 20 नंबर तो पक्के ही पक्के। चलो, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो याद रखना, आपका अनुच्छेद लेख आया है, आपको वो भी अच्छे से पढ़ना है आपको सिर्फ उसको लिखने के तरीके, बाकी आपके खुद की जो राय है, खुद के जो विचार है, आप उनको भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, इसमें सिर्फ आपको 150 मतलब 150 शब्द भी वर्ड लिमिट दी गई है, मतलब कि 150 शब्दों के अंदर ही आपको अपना पूरा अनुच्छेद लिखना है। चलो, तो पहला अनुच्छेद है आपको कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। आपको बताना है कि किस तरीके से कोविड-19 आया, कोरोना काल आया और उसमें किस तरीके से आज ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। अब स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने घरों में ही लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब बातें आपको 150 शब्दों में लिखनी है। और ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, याद रखना कितना लिखना है कि पूरे के पूरे 5 नंबर तो आ ही जाएं। ठीक है, फिर आपका है, याद रखना 3 विषय दिए हैं, आपको कोई एक विषय को चुनना है और वही लिखना, बहुत ही अच्छे से चूज करना कि आप कौन सा बहुत अच्छा लिख सकते हो। ठीक है, उसी पे ही लिखना, टाइम वेस्ट नहीं करना कि पहले ये आधा लिख दो, उसको काट के दूसरा लिख दो, नहीं, सिर्फ 2 घंटे दिए हैं, 2 घंटे में बहुत अच्छे से पेपर करना है, तो बहुत दिमाग से आपको अपना टॉपिक चूज करना है। ठीक है, अब है मानव और प्राकृतिक आपदाएं। आपको बताना है कि किस तरीके से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, सैंपल पेपर में आपको भाई संकेत बिंदु भी दिए गए हैं कि अगर आप कोरोना काल के ऊपर में लिख रहे हैं तो आपको पहले उसकी भूमिका, प्रस्तावना लिखनी होगी, लॉकडाउन की घोषणा के टाइम का भी वर्णन करना होगा, और साथ ही साथ ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत कब से हुई, इसके लाभ बतानी है, इसकी हानियां बतानी है, ऑफलाइन कक्षाओं से तुलना करनी है, और साथ ही साथ तकनीक से जुड़ी बाधाएं बतानी है, और उसके बाद आपको निष्कर्ष बनाने हैं। याद रखना, जब भी अनुच्छेद लिख रहे हो या कोई निबंध लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके संकेत बिंदु बताने हैं। अगर संकेत बिंदु आपने ऊपर लिख ही दिए तो आपके मान लो 1 नंबर तो आपका पक्का है। तो हमेशा निबंध या अनुच्छेद लिखने से पहले संकेत बिंदु लिखना जरूरी है। ठीक है, अब मानव और प्राकृतिक आपदाओं पे आपको इस तरीके से संकेत बिंदु चुननी है और फिर लिखना है। फिर आपका सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो 3 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आपको किसी एक विषय पर बहुत ही अच्छा सा अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, चलो, तो याद रखना ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब है आपका
दिए गए 3 अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर दिए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में उत्तर लिखनी है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप उसकी भूमिका अच्छे से लिखते हैं तो आपको उसमें पूरा 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप उसकी विषय वस्तु का वर्णन अच्छे से विस्तार से करेंगे तो आपके 3 अंक कंफर्म, ठीक है। फिर भाषा पे भी आपको 1 अंक मिलेगा। तो भाई अगर आपने प्रस्तावना अच्छे से लिख दी, भूमिका लिख दी और भाषा को अच्छे से लिखा तो आपके 2 नंबर तो पक्के। याद रखना 2 नंबर आपके पक्के हैं। अब आपको 3 नंबर और चाहिए है, ठीक है। तो उसके लिए आपको विषय वस्तु को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से क्रमानुसार लिखना पड़ेगा। याद रखना ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। हमेशा अंक को ध्यान में रखते ही क्वेश्चन को लिखना। नेक्स्ट है आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती। अब आ रहा आपका पत्र। याद रखना अभी आया था आपका अनुच्छेद लेखन, अब आपको लिखना है पत्र, ठीक है। और ये भी आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। पत्र लिखना तो आपको वीडियो आपको इसका बताया गया था, तो देख लेना उस वीडियो को, 1 बार देखना 2 बार देखना, ठीक है। और अच्छे से पत्र लिखना सीखना, ठीक है। अगर आपने पत्र की भूमिका और लिखना सीख लिया फिर तो पत्र के पूरे नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक से ही आपको उसी से रिलेटेड आपको पत्र लिखना है। आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला मतलब कि एडमिशन लेना चाहती हैं, किंतु आपके चाचा जी आगे की पढ़ाई ना करवाकर उनकी जो शादी करवाना चाहते हैं, ठीक है। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए लगभग 120 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो भाई ये तो थोड़ा सा कठिन काम है, ठीक है। अपने चाचा जी को समझाना है तो आपको इस पे बहुत अच्छा पत्र लिखना है। याद रखना पत्र लेखन का भी वीडियो आपको बताया गया है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आपको कैसे पत्र लिखना है। पॉइंट टू पॉइंट पत्र लिखना है, संबोधन करना है, विषय लिखना जरूरी है, अभिवादन करना जरूरी है, ठीक है। पता, एड्रेस, ये सारी चीजें भी पत्र लेखन में जरूरी होती हैं। अरे एक बहुत अच्छी बात है कि भैया इसमें आपको अथवा भी दिया गया है। अगर अथवा दिया है तो आसान है कि अगर पहला वाला नहीं बन रहा तो दूसरा वाला बन जाएगा। चलो दूसरा भी पढ़ लेते हैं। आपके क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान का संचालक गरीबों के लिए आए अनाज की कालाबाजारी करता है और कुछ कहने पर उन्हें धमकाता है। उसकी शिकायत करने हेतु लगभग 120 शब्दों में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक जिलाधिकारी, याद रखना ये आपका औपचारिक पत्र है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। तो ये जो दूसरा पत्र है ये आपका औपचारिक पत्र है, ठीक है। तो आपको एक जिलाधिकारी मतलब कि आपके जो जिले के जो कलेक्टर हैं उनको एक पत्र लिखना है और आपको बताना है कि किस तरीके से जो अनाज वाले हैं, जो अनाज का देने गरीबों के लिए जो अनाज आता है आजकल उसकी कालाबाजारी हो रही है। तो आपको उनको संबोधित करना है, फिर विषय लिखना है। याद रखना पत्र लिखते समय आपको हमेशा उसका विषय लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो भाई 5 नंबर तो समझ लो आपके पत्र में पक्के ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता है कि अगर आप आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं लिखेंगे पत्र को, जैसे पत्र लिखते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का, ठीक है। ये तो भाई सबको ही मिल जाएगा। अब आपको भाषा पे भी 1 नंबर मिलना है। याद रखना भाषा को अच्छी भाषा ही लिखनी है, उस पर आपका 1 नंबर फिर मिल जाएगा। अब आपको विषय वस्तु, ठीक है, उस पे 3 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। याद रखना आपको एग्जाम की कॉपी में कुछ भी काटना नहीं है, ठीक है, और बहुत अच्छी साफ स्वच्छ भाषा का ही प्रयोग करना है। चलो अब आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है। इसके लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए, ठीक है। अब अभी आपने लिखा है अनुच्छेद लेखन, उसके बाद आया आपका पत्र लेखन, ठीक है। अब आपको विज्ञापन लिखना है। तो इस सैंपल पेपर से आपको ये तो तय हो गया कि ये चीजें आपकी परीक्षा में आनी है, तो अब इन पे बहुत अच्छा काम करना है। आपको 20 नंबर की ये चीजें आनी है। रचनात्मक लेखन आना है, जैसे पत्र आना है, निबंध आना है, अनुच्छेद आना है, विज्ञापन आना है। तो भाई इनकी तैयारी तो जोरों शोरों से शुरू कर ही दो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको विज्ञापन में बताना है कि आपको अपना जो फ्लैट है वो किराए पे देना है। उसके लिए आपको एक विज्ञापन लिखना है, मतलब कि एक एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है। अब ये आपका आना है 2.5 नंबर का, ठीक है। याद रखना 2.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है
और आपको वर्ड लिमिट दी गई है 50, ठीक है। तो 50 शब्दों में ही आपको एक विज्ञापन को तैयार करना है। चलो, आपको पहला दिया है फ्लैट किराए पर, ठीक है। फिर है आपका, आपकी दीदी ने संगीत कला केंद्र खोला है, ठीक है। इसका भी आपको प्रचार प्रसार करना है, ठीक है। याद रखना, आपको विज्ञापन लिखना है, ठीक है। तो और उसकी वर्ड लिमिट सिर्फ 50 शब्द हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। और भाई आपके पास अथवा है तो ये तो आपको लिए बहुत ही अच्छी सुविधा वाली बात हो गई, ठीक है। अब है आपका सामाजिक संस्था सवेरा के नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। याद रखना, ये आपका जो 6वां क्वेश्चन है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक का वाला और एक खा वाला, और ये दोनों ही आपको करने हैं, दोनों ही आपके 2.5 नंबर के हैं, ठीक है। और अथवा दिए गए हैं तो किसी एक को आपको चुनना है, बहुत समझदारी से चूज करना है, उसके बाद ही उसको लिखना है। अब आपको बताया जा रहा है कि खा के 6वें क्वेश्चन के का और खा में जो एक एक विज्ञापन दिए हैं उसमें आपको विषय वस्तु पर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर प्रस्तुति पे आपको उसके 1 नंबर मिलेगा और भाषा पे आपको आधा नंबर मिल जाएगा। तो विज्ञापन का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से चुनना है और विषय वस्तु अच्छे से लिखनी है, एक पूरा 1 नंबर तो आपका पक्का है, कंफर्म है। उसके बाद भाषा अगर अच्छी चुन ली ना तो मान लो आधा नंबर और मिल गया। फिर प्रस्तुति भी बहुत अच्छे से लिखनी है, ठीक है। तैयारी कर लो अभी से सोच लो कि मुझे तो हिंदी में 40 में से 40 नंबर चाहिए ही चाहिए है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो रचनात्मक लेखन का काम है जिसमें पत्र निबंध ये सारी चीजें आनी है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। पढ़ना है, रटना नहीं है। इनको लिखने का तरीका समझ लो, उसके बाद अपने शब्दों में लिखो, ठीक है। चलो, आपका लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामना संदेश लिखना है। याद रखना, अपने फ्रेंड को आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। ये भी आपका 2.5 नंबर का आना है, ठीक है। 2.5 मार्क्स का आना है और इसमें आपको 40 शब्द दिए जाए, मतलब कि आपको सिर्फ वर्ड लिमिट 40 ही दी गई है। 40 शब्दों के अंदर ही आपको एक बहुत ही अच्छा पत्र लिखना है। और वो पत्र कैसे लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट, अभिवादन भी लिखना है, विषय भी लिखना है, फिर स्नेह भरा प्रेम, ये सब आपको अपने पत्र में लिखने हैं, ठीक है। याद रखना, पत्र लेखन का पत्र कैसे लिखें ये वीडियो आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को अच्छे से देखना और फिर पत्र लिखना। चलो, अथवा में भी एक पत्र है, साहसिक कार्य के लिए बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले अपने मित्र को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। तो याद रखना, 2 आपको पत्र लिखने हैं और इन दोनों में ही आपको सब्जेक्ट को, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से चूज करना है, ठीक है। फिर है आपका खा वाला। याद रखना, जैसे 6वें क्वेश्चन में 6 नंबर के क्वेश्चन में का और खा 2 क्वेश्चन थे, वैसे ही 7th नंबर के क्वेश्चन में का और खा 2 दिए हैं, दोनों में ही अथवा दिए हैं, मतलब कि और दिए हैं, ठीक है। अब आपका आता है खा वाला, ठीक है। तो केरल के निवासी अपने मित्र को ओणम के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखिए, ठीक है। तो सुना ही होगा कि ओणम एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है जो कहाँ मनाया जाता है, केरल में। तो मान लो आपका कोई जो दोस्त है वो केरल का है और अब आपको उसको एक बधाई संदेश लिखना है, ठीक है। फिर अथवा में एक और है आपके लिए, भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ, मतलब कि वेडिंग एनिवर्सरी पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए, ठीक है। अगर अथवा दिया है तो भाई आपको कोई ना कोई एक तो बन ही जाएगा। याद रखना, जो भी आप पत्र लिख रहे हो उसका सब जो टॉपिक आप चूज कर रहे हो बहुत ही समझदारी से चूज करना, ऐसा चूज करना जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता हो, ठीक है। तो पहले तो आपको अपने फ्रेंड को लिखना है, दूसरा अपने भैया भाभी को उनके वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक शुभकामना संदेश वाला पत्र लिखना है। और ये जो दोनों पत्र हैं ये आपके 2.5 नंबर के हैं, ठीक है। चलो, अब बताया गया है कि का खा प्रश्नों में दिए गए 2 विषयों में से आपको कोई एक संदेश लिखना है और ये इसमें आपका रचनात्मक प्रस्तुति पे आपको 1 अंक मिलेगा,
विषय वस्तु पे आपको 1 अंक मिलेगा और साथ ही साथ भाषा पे आपको आधा अंक मिलेगा। तो ये वीडियो देख के आपको एक बात तो समझ आ ही गई होगी कि जो आपने रचनात्मक कार्य लिख रहे हैं, जैसे निबंध, पत्र, अनुच्छेद, विज्ञापन, तो इसमें आपको भाषा पर भी अंक मिलने हैं। मतलब कि आप जो भी भाषा, जितनी स्वच्छ आप भाषा लिखेंगे, मतलब कि आपको उसके भी अंक मिलेंगे। और अगर आपने अच्छे से भाषा, अच्छी लैंग्वेज नहीं लिखी तो आपके मार्क्स से कट भी सकते हैं। तो याद रखना कि आपका ये जो टर्म 2 का हिंदी ए वाला सैम्पल पेपर था, इस सैम्पल पेपर में आपको बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 40 मार्क्स का आना है, मतलब कि 40 नंबर का आना है। 2 घंटे आपको दिए रहेंगे और इन्हीं 2 घंटों में आपको बहुत अच्छे से पेपर को हल करना है। मेरी कुछ बातों को ध्यान रखना, पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसमें जो भी निर्देश दिए हैं उनका बहुत अच्छे से पालन करना। और अब आपको जो 7 क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से आपको अथवा वाले क्वेश्चनों का जो चुनाव है, उनको जैसे आप चूज करोगे ना, तो बहुत ही समझदारी से चूज करना और अच्छी भाषा का ही प्रयोग करना। और जो भी आपके सब्जेक्ट के जो रचनात्मक लेखन में निबंध, पत्र आए हैं, इनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे आपके इसी चैनल पे। तो अपने सारे दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो और बहुत सारे लोगों को, सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ग्रामर का या फिर अपनी बुक का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।